और चर्चा करते हैं हम 24 के रण में कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। पांचवें चरण के इस लोकसभा चुनाव में जिसमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल हैं और काफी हाई प्रोफाइल वाली ये तमाम सीटें हैं। सारण से रोहिणी आचार्य हैं, आरजेडी की तरफ से जो लालू यादव की बेटी हैं, काफी चर्चा में भी रहती हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर। और उनका मुकाबला यहाँ पर रूढ़ी राजीव प्रताप रूढ़ी से हो रहा है, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और वो जीतते रहे हैं। तो ऐसे में ये मुकाबला कितना दिलचस्प, क्या रूढ़ी के किले को रोहिणी आचार्य ध्वस्त कर पाएंगी, ये 4 जून को पता चलेगा। वहीं हाजीपुर की सीट जो सुरक्षित सीट है, यहां से चिराग पासवान खुद चुनावी मैदान में है और उनके अपोजिट है शिवचंद्र राम जो आरजेडी से यहां ताल ठोक रहे हैं। मुजफ्फरपुर सीट की बात करें तो यहां कांग्रेस से अजय निषाद चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो बीजेपी से राजभूषण निषाद चौधरी यहां पर चुनावी मैदान में है। सीतामढ़ी से अर्जुन राय आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर यहां से उन्हें मुकाबला देते हुए नजर आ रहे हैं। इन 5 सीटों पर कैसा मुकाबला रहा और मतदाताओं का रुझान किसकी तरफ दिखा, कौन यहां जीत सकता है और किसका बोरिया बिस्तरा समेट सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि जनता ने किसके वादों पर, किसके दावों पर यकीन किया है। हमारे साथ बिहार से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। बिहार संपादक एस के राजीव हमारे साथ हैं, सहयोगी विवेक और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो चुनावी चर्चा हम करेंगे कि किस तरह से यहाँ वोटिंग हुई। सबसे पहले राजीव जी आपसे, आप हाजीपुर से लौटे, आप मुजफ्फरपुर में गए, वहां पर जो मतदाताओं का मिजाज दिखा वो उस सीट को कितना दिलचस्प बनाता हुआ नजर आया, किसके पक्ष में मतदाताओं का रुझान दिखा, किस तरह की जमीनी फाइट वहां पर दिखी? नहीं, देखिए आशा जी, सबसे पहले क्योंकि अभी 6:17 हो रहे हैं और 6 बजे बिहार में जो है वो वोटिंग खत्म हो गई है। और हालांकि जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश है उसके मुताबिक जो लोग लाइन में लगे रहते हैं या फिर कैंपस के भीतर रहते हैं उनको वोटिंग उनसे करा लिया जाता है। और यही वजह है कि जो 6 बजे के बाद जो पीसी होती है उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो कुछ न कुछ बढ़ता है। तो अभी जो अपडेट है 5 बजे तक का, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। सीतामढ़ी में 53.13% वोटिंग हुई है 5 बजे तक, मधुबनी में 48.01 है, मुजफ्फरपुर में 55.30 है, सारण में 50.46 है और हाजीपुर में 53.81 है। तो एक अगर आप सिर्फ मधुबनी की को छोड़ दें तो बाद बाकी तमाम जगहों पर जो है वो वोटिंग परसेंटेज 53-54 के करीब रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 52% जो है वोटिंग हुई है। 2019 की अगर आप बात करेंगे तो 2019 में जो है वो लगभग 55-56% के करीब जो है वो वोटिंग हुई। मुझे लग रहा है कि जो पहली बार अगर हो सकता है, अब चूंकि अब थोड़ी देर बाद जब पीसी करेगा तो ये बताएगा कि वाकई में 50% वोटिंग हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 5 फेज के चुनाव में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो 2019 में जो वोटिंग हुई थी उसके लगभग पैरेलल जो है वो चल रहा है। तो इस बार आपका जो सवाल था कि जो मैं सुबह से लगातार सारण गया था, सारण में रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूढ़ी के बीच में कांटे की टक्कर है, टक्कर नहीं बल्कि कांटे की टक्कर है। वहीं दूसरी तरफ हाजीपुर में जो है वो चिराग पासवान और आरजेडी के शिवचंद्र राम के बीच में वहां पर टक्कर है। मुजफ्फरपुर के विषय में आपने बताया किस तरीके से अजय निषाद जो है वो कल तक, अभी निवर्तमान में वो बीजेपी के सांसद हैं और फिर वो कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा जब उनको टिकट नहीं मिला, उनका टक्कर जो है वो सीधे तौर पर अपने ही बिरादरी से जो वहां पर राजभूषण निषाद चौधरी है उनके साथ है, जो बीजेपी से हैं। मधुबनी की बात आप करें तो वहां पर फातिमी और बनाम जो आलोक यादव है उनके बीच में है। और अगर आप सीतामढ़ी की बात करेंगे तो देवेश चंद्र ठाकुर जो कि विधानसभा सभापति हैं उनके बीच में, और अर्जुन राय जो है वो जी। तो देखिए ये तमाम जो 5 सीटें हैं, ये 5 सीटें आसिया जी फिलहाल जो है वो एनडीए के खाते में है और चुनौती बड़ी है। हालांकि 4 तारीख को चुनावी परिणाम बताएगा कि वाकई में कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन जो सारण में गया था तो वहां पर मैं जिस मतदान केंद्र पे था वहां पर 2 मतदान केंद्र थे और वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी मतदाताओं की। जब मैंने उनसे टटोलने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने यह कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के वो वोटिंग कर रहे हैं। किसी लोग जो सरकारी कर्मचारी थे रेलवे के मिले, उन्होंने कहा कि भाई पेंशन जो है वो बंद कर दिया गया है इस गवर्नमेंट में, उस मुद्दे को लेकर के वो वोटिंग कर रहे हैं ताकि नई सरकार बने तो फिर उनका पेंशन जो है वो लागू हो। इसके अलावा और भी हम दूसरे मतदान केंद्रों पर भी गए सारण में, वहां भी जब हमारे लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने भी यही कहा कि देखिए भाई रोहिणी आचार्य यहाँ पर चुनाव लड़ रही है पहली बार और हम लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्या करना है, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी पिछले 2 टर्म से लगातार यहाँ पर सांसद हैं। लालू प्रसाद यादव जब यहाँ से जीते थे और मंत्री बने थे तो यहाँ पर रेल कारखाना जो है वो मढ़ौरा में दिया गया था। वही आप हाजीपुर की अगर आप बात करेंगे तो हाजीपुर में ज्यादातर जो मतदाता है उनका रुझान जो है वो चिराग की तरफ देखने को मिला, क्योंकि वहां पर जो वोटर्स हैं आसिया जी वो पूरी तरीके से मैक्सिमम वोटर्स वो पासवान वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे भी जो अभी सेंसस हुआ है बिहार में
कास्ट बेस्ड सर्वे उसको हम लोग कह सकते हैं, उसमें 6% आबादी जो है वो बताई गई है पासवान जाति की। और हाजीपुर जो है लगातार आपको पता है कि लगभग 8 टर्म जो है वहां से सांसद रहे थे रामकृपाल यादव, और उन्होंने वहां रामविलास पासवान, और वहां पर उन्होंने काम किया था। आज रेलवे का जो वहां पर जनरल हेडक्वार्टर है ये उन्हीं की देन है, और यही वजह है कि रामविलास पासवान वहां से एक बार, मुझे याद है कि रामसुंदर दास से वो चुनाव एक बार मात्र हारे थे वो, नहीं तो लगातार वो चुनाव जीतते आए, और 4,68,000 से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था। तो कहीं ना कहीं से अब चिराग पासवान के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि पिता की विरासत को किस तरीके से वो संभाल करके रख रहे हैं, क्योंकि पहली बार चिराग जो है वो जमुई छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। अभी फिलहाल जो है उनके चाचा पशुपति पारस, और ये भी कहा जा रहा था कि पशुपति पारस के विरोध का सामना जो है वो चिराग को करना पड़ेगा, लेकिन वो फैक्टर कहीं भी पूरे क्षेत्र में काम नहीं कर रहा था। क्योंकि हम लोग ने लगभग हाजीपुर को घुमा आज, इसके बाद हम लोग फिर मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर में भी जो है वहां पर लड़ाई 2 निषाद के बीच में, और वहां पर निषाद मतदाताओं की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन वहां पर हमें बिहार सरकार के एक मंत्री हैं केदार गुप्ता, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, तो वहां पर भी जो देखने को मिला ये है कि वहां पर लड़ाई दिलचस्प है, लेकिन ये कहना कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये कहना बड़ा फिलहाल मुश्किल है। और अगर आप सीतामढ़ी की बात करेंगे तो वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर जो कि जेडीयू से वहां पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, और फिलहाल जो है वो आपको बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, और अर्जुन राय जो है वो दूसरी तरफ है। आपको याद होगा कि 2019 में जो है वो अर्जुन राय वहां से बहुत कम वोट से जो है वो वहां पर चुनाव हारे थे। और अगर आप मधुबनी की बात करेंगे तो हुकुमदेव नारायण यादव के जो बेटे हैं वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके अगेंस्ट फातिमी जी हैं। फातिमी जी पहले आरजेडी में लालू जी की करीबी हुआ करते थे, मंत्री भी थे उनकी सरकार में, फिर भी वो जेडीयू में गए, तो जेडीयू ने उनको टिकट नहीं दिया, तो फिर से वो आरजेडी में चले आए। तो ये कमोबेश जो है जो वहां पर कैंडिडेट है उनके विषय में मैंने आपको बताया। लेकिन पब्लिक, कहा गया कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जो वोटिंग का जो आज ट्रेंड सामने आ रहा है सुबह से, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जो पिछला 4 जो चुनाव हुआ है उसमें मतदाता घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन आज सुबह हम लोग 8 बजे से लेकर के और लगभग 4 बजे तक लोग मतदान केंद्र पर थे। हम तीनों आदमी थे, अभिषेक भी थे हमारे साथ विवेक भी थे। हम लोगों ने यह वहां पर देखा कि किस तरीके से मतदाता दिन के 2 बजे भी वो लाइन में लगे हुए हैं। बारिश हो रही है मुजफ्फरपुर में, उस बारिश में भी जो खास करके मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे। और आज एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो वोटिंग जो हुई है हर जगह जहां जहां हम लोग गए हैं, वहां पर पुरुष से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या देखने को मिली, और ये एक बड़ा संकेत दे रहा है। क्योंकि आपको ये पता है कि बिहार में महिलाओं के विषय में यह कहा जाता है कि महिलाओं को उनका हक दिलवाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। 50% रिजर्वेशन उन्होंने उनको दिया, पंचायत स्तर पर उनको 50% रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये आज मैंने देखा कि जो एम्पावरिंग वुमेन की बात लगातार की जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, तो महिलाएं एम्पावर्ड होती हुई आज दिखी। और यही वजह है कि तमाम मतदान केंद्रों पर जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे थे वहां से, उसमें पुरुष की संख्या में महिला मतदाता जो है वो ज्यादा मतदान केंद्रों पर उपस्थित थे। जी आसिया जी। बिल्कुल इस बात सही कहा आपने। यहाँ दोनों ही जगहों पर राजीव महिलाओं की संख्या अच्छी दिखी बूथों तक। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि जाति है कि जाति ही नहीं, तो क्या बिहार में अगर मुद्दों को लेकर मतदाता पहुंचे बूथों तक तो इस बार जातीय समीकरण काम करता हुआ दिखा? क्या सारण में रोहिणी आचार्य उस जातीय समीकरण को तोड़ते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी को कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही हैं? बिल्कुल, देखिए अगर जातीय समीकरण की बात करिए आस्था, तो बिल्कुल सारण में जातीय समीकरण का जो ध्रुवीकरण है वो जरूर दिखा। और इसकी बात अगर हम कहें कि छपरा ही नहीं, अगर मुजफ्फरपुर में कहें या फिर आपको हाजीपुर में कहें, वहां पर भी सब कमोबेश स्थिति दिखी। लेकिन जो सारण था, सारण सबसे इम्पोर्टेंट सीट इसलिए है क्योंकि एक तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी है जो 2 बार सांसद है, और दूसरी ओर रोहिणी आचार्य है जो पहली बार चुनावी मैदान में है, लेकिन वो लालू प्रसाद की बेटी है। तो एक उत्तराधिकारी के तौर पर, लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें रिप्रेजेंट किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात आसिया ये है कि पिछले करीब 1 हफ्ते से लालू प्रसाद यादव जो खुद वहां कैंप किया, और उन्होंने कैंप करके तमाम जो लोगों को जुटाया है। हालांकि बहुत वो बाहर नहीं निकल रहे थे या फिर कहें कि जनसभाएं नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका कैंप करना ही अपने आप में एक बड़ी बड़ा मैसेज दिया जा रहा था। और वो तमाम पुराने लोगों को एकजुट करके जो उनके साथ में काम करते रहे हैं या फिर राबड़ी देवी के साथ काम करते रहे, उनको एकजुट किया है। और उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है कि रोहिणी आचार्य को इस बार बिल्कुल सदन तक पहुंचाना है। और जो वोटर्स जो हम लोगों ने देखा और जो तमाम जो मतदान केंद्रों पर जो वोटर्स मौजूद थे, उसमें बिल्कुल ये झलक दिख रही थी कि जब हम बात करते थे तो लोग सीधा कैंडिडेट का नाम ले रहे थे। तो हम लोगों ने कई बार कैंडिडेट का नाम लेने से लोगों को बचने के लिए भी कहा और बताया कि आप कैंडिडेट का नाम नहीं लीजिए, आप किस मुद्दों पर वोट कर रहे हैं।
और उसकी बात कीजिए। तो एक तरीके से जो 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 पैटर्न है, आपको बता दें कि आसिया की जो लालू प्रसाद यादव लगातार पिछले 30 वर्षों से सत्ता से बाहर है, फुल मेजोरिटी में सत्ता में नहीं है। वो 2 बार नीतीश कुमार के साथ भले सत्ता में गए हों, लेकिन सत्ता से बाहर है। 2019 में एक भी सीट उन्होंने नहीं जीता। हालांकि 20 में जब विधानसभा चुनाव होता है तो 80 सीट से लगभग जीत करके वो मतलब उनकी पार्टी आती है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में स्टैब्लिश होती है। लेकिन अगर आज फिर बात करें तो लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है या फिर जो उनका कुनबा है, उसमें बहुत बड़ा बिखराव होता हुआ नहीं दिख रहा। लगातार बीजेपी कोशिश करती रह गई, या कहें कि पिछले 20 वर्षों से, करीब 19 वर्षों से जदयू लगातार कोशिश करते रह गई, लेकिन आज तक कोई उस कुनबे को नहीं हिला पाया। लालू प्रसाद का जो वोट बैंक, जो इंटैक्ट वोट बैंक है, माय समीकरण का वोट बैंक, वो बिल्कुल अभी भी इंटैक्ट दिखता है। और आप समझिए कि लगातार बीजेपी ने कई तरह के प्रयोग किए। आप भूपेंद्र यादव को कई वर्षों तक प्रभारी बनाकर रखा, नित्यानंद राय को बहुत तवज्जो दिया गया, रामकृपाल यादव को लालू प्रसाद के यहाँ से हटने के बाद के राज्य मंत्री तक बनाया गया और फिर टिकट दिया गया, फिर तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है। लेकिन जो वोट बैंक है उसमें बीजेपी जब सेंधमारी करने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है। और वो आज के भी वोटिंग में जब हम लोग बात कर रहे थे लोगों से, और जो चीज सामने आ रहा था, जो ऑफ द रिकॉर्ड या कैमरा हटने के बाद जो लोग बात कर रहे थे हम लोगों से, वो साफ दिख रहा था कि 2 खेमे में पूरा सिस्टम, पूरा वोटर बटा हुआ है। और लालू प्रसाद के जो वोट बैंक है उसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं दिखी है। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मामला यह हो गया आसिया की, जो जदयू का जो वोट बैंक है, जिस पर जदयू अपना आधिपत्य बताती है, या फिर जिस पर बोलती है, या फिर नीतीश कुमार को आधी आबादी की बात करते हैं नीतीश कुमार, महिला उत्थान के लिए जो बात करते हैं, या फिर महिलाओं के वोट बैंक की जो बात करते हैं, या फिर उसके अलावा यूथ वोटर्स है, या फिर जो अति पिछड़ा या अल्पसंख्यक समाज, या फिर, और वो कितना मूव करता है, वो बहुत देखना दिलचस्प होगा। और जो 2019 का जो परिणाम था उससे कितना अंतर आएगा, ये तमाम चीजें काफी इंपॉर्टेंट होगा इस चुनाव में। क्योंकि नीतीश कुमार का जो स्थिति है और जिस तरह से लगातार वो कैंप कर रहे हैं, या फिर कहें कि जो आप चुनावी सभाएं कर रहे हैं, वो बहुत फ्रूटफुल नहीं दिखता है। हालांकि नीतीश कुमार का काम अपने जगह पर जरूर है, लेकिन चुनावी सभाएं में कुछ करिश्माई भाषण या उस तरह का चीज नहीं दिखता है जिससे कि बहुत कुछ हो। और आपको याद है कि पूरे चुनाव लगभग संपन्न होने पर है और 10 दिन के बाद चुनाव संपन्न हो जाएगा, एक भी ऐसा बयान नीतीश कुमार का नहीं आया जिसमें मीडिया या फिर कहीं बहुत ज्यादा चर्चा हुआ हो। लेकिन उनका एक ही बयान बार बार आता है कि वो जब स्लिप ऑफ टंग कहा जाए कि बार बार वो माफी मांगते हैं, 4000 पार की बात बोल जाते हैं। और 2-3 दिन पहले भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया। तो जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसके पास जाता है, वो क्या आरजेडी की तरफ जाता है या फिर वो बीजेपी की तरफ पूरा शिफ्ट होता है। क्योंकि बीजेपी भी इस पसोपेश की स्थिति में जो वोट घट रहे हैं, आसिया आपको ये समझना होगा, जो पहले चरण में या दूसरे चरण में या तीसरे चरण में जो वोट घटे हैं 2.5%, 3% या 3.5%, वो वोट बैंक आखिर कौन था जो नहीं निकला या वोटिंग नहीं किया। अगर वो किसी ऐसे पार्टी का था जिसका नेता आप कमजोर होता दिख रहा है या फिर उसका नेतृत्व कमजोर होता दिख रहा है, तो ये बहुत चिंता की विषय हो जाएगी, खास करके वो वैसे लोगों के लिए जो साथ में उनको लाए, यानी कि एनडीए। चलिए, तो अभिषेक, इस बार आपका कहना है कि जदयू का वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहेगा, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाए तो जाए किसके साथ, ये एक उसके साथ दुविधा है। सारण पर हम चर्चा कर रहे हैं, रूढ़ी वहाँ से लगातार 2 बार से सांसद रहे हैं, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी उस सीट पर दिख रही है? क्या वहाँ की जनता ये चाह रही है कि एक नए चेहरे को मौका दें? रोहिणी आचार्य जो काफ़ी चर्चा में रही हैं, अपने पिता को उन्होंने किडनी दी और लगातार सोशल मीडिया पे जिस तरह उनके पोस्ट रहते हैं उससे वो काफ़ी सुर्खियों में रही हैं, तो एक नए प्रत्याशी को, नए कैंडिडेट को मौका दे सकती है वहाँ की जनता? मतदाता जब बूथों तक पहुंचे, आप लोगों ने बातचीत की, क्या रुझान दिख रहा है? अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन भी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, झारखंड की सीटों पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की बहुत दिलचस्प जंग सारण में दिख रही है। रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूढ़ी के बीच में ये मुकाबला है, और जैसे बिहार संपादक राजीव जी ने भी कहा कि बहुत कांटे की टक्कर है यहाँ पर। तो क्या जनता बदलाव कर सकती है, एक नए चेहरे को मौका दे सकती है, या यहाँ पर भी वही जातीय समीकरण और वही वोट बैंक 2 खेमों में बटा हुआ नजर आएगा?
देखिए, जब भी सीधा मुकाबला होता है तो सभी कोई इस कोशिश में होते हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो किसी तरह से सिक्योर रहे। अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो जो जीतने वाली पार्टी है वो जीत जाती है। क्या बीजेपी के वोटर्स टूटे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्या बीजेपी के वोटर्स टूटे, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि टूटने की वजह क्या हो सकती है। एक फैक्टर ज़रूर है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति थी, उनको लेकर कुछ नाराज़गी थी, लेकिन ये नाराज़गी क्या मोदी के का जो नाम है और उसका जो असर है, ये नाराज़गी क्या उससे बड़ी थी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार इस सीट को जिताने की पूरी कोशिश में था और उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। लालू प्रसाद यादव बहुत ताकतवर पॉलिटिशियन रहे हैं बिहार के और उनका प्रभाव अभी भी कुछ ना कुछ है। ये अलग बात है कि तेजस्वी ज़्यादा प्रभावी होकर इधर हाल में आरजेडी में उभरे हैं, लेकिन इन सब पर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन सब पर मोदी इम्पैक्ट का क्या फ़र्क पड़ता है मोदी इम्पैक्ट से, वो देखना होगा। तो राजीव प्रताप रूढ़ी प्योरली हम कह सकते हैं वो मोदी के नाम पर या मोदी के हुए काम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। रह गई बात लालू यादव की जो सुपुत्री हैं जिन्होंने किडनी दान दिया था, जैसे कि आप जिक्र कर रही थी, उनको लेकर क्या बात होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा आपको यहाँ पर कि प्रधानमंत्री ने खुद परिवारवाद को एक बड़ा मुद्दा बिहार में बनाने की कोशिश की। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि वो इसको झारखंड में भी लेकर आए और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया है। तो ये देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री के बोलने का कोई इम्पैक्ट है या फिर ये वही ज़माना है जब लालू यादव एक कॉल देते थे और सारे लोग जमा हो जाते थे। ये देखने वाली बात होगी। वहाँ के जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं उनसे एक बार बात ज़रूर करनी पड़ेगी कि उन्होंने क्या देखा। ये क्लोज फाइट इसलिए हो सकता है, ये फाइट इसलिए क्लोज है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो कैंडिडेट के बतौर वो उतने प्रभावी नहीं रहे हैं और उनको प्योरली मोदी के काम या मोदी के नाम पर ही डिपेंड रहना पड़ा है। तो इसलिए वो क्लोज फाइट हो सकता है। चूँकि वो पहली बार नहीं सांसद हो रहे थे, पहले से उनके जो काम हैं उस पर भी मतदान होना था, तो इसलिए फाइट क्लोज है और इस पर सबकी नज़र होगी। जीत हार का अंतर शायद ज़्यादा बड़ा ना हो सके। चलिए, विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लगातार आप भी फील्ड में रहे और रिपोर्टिंग करते रहे आज चुनाव के दौरान। हाजीपुर में क्या लगा मतदाताओं का मिजाज, क्योंकि यहाँ ये भी देखिए महत्वपूर्ण सीट इसलिए बन जाती है, चिराग पासवान यहाँ से हैं, रामविलास के बेटे, और थोड़ी देर पहले राजीव चर्चा भी कर रहे थे इसे लेकर कि ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है और चिराग पासवान हाजीपुर से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। शिवचंद्र राम उनके मुकाबले में है। क्या लगा जनता के बीच, मतदाताओं के बीच पहुँचकर? जी बिल्कुल, वहाँ के अगर हाजीपुर की बात कर जाए तो हाजीपुर से जो चिराग पासवान अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, अपने ये जमुई छोड़कर हाजीपुर से चुनाव लड़ने का मन बनाया और हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके विरोध में जो बात कर जाए तो आरजेडी से पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम है। अगर हाजीपुर सीट की बात कर जाए तो रामविलास पासवान 1977 से लगातार वहाँ से सांसद रहे और बात कर रहे तो हाजीपुर में जो कई चीजों को उन्होंने दिया है हाजीपुर में। और ऐसे में बता दें कि जो ये चिराग पासवान है, चिराग पासवान का वहाँ पे पहली बार परीक्षा है। अगर वो परीक्षा में पास होते हैं, उनके साथ साथ उनके कंधों पर इस बार बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बात करें तो इस बार उनको 5 सीट मिली है एनडीए गठबंधन में, जिसमें आपका हाजीपुर सीट को लेकर देखा शुरू से ही खींचतान हुआ। उनके चाचा अड़े हुए रहते कि वहां से हम लड़ेंगे, लेकिन चाचा को पत्ता काटकर उनको दिया गया और उनका भरोसा भी जताई गई। और उसके साथ साथ वहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ वोट मांगने के लिए भी वहां पे पहुंचे, अपील किए। और इसके साथ साथ बात कर रहे वो सीट इसलिए हॉट सीट बना हुआ है। और साथ साथ आप देखा कि चिराग पासवान उस क्षेत्र में के साथ साथ दूसरे उसके बगल बात हाजीपुर से बगल वैशाली है और वैशाली में अगले चरण में चुनाव होना है। ऐसे में उस क्षेत्रों को अभी जहां वोटिंग हो रही है उस क्षेत्र को भी लुभाने के लिए चिराग पासवान खुद कैंपेनिंग करते नजर दिखे। उसके साथ वैशाली में भी गए। और एक और तो सारण की अगर बात कर ले, सारण से
खबर आ रही है कि 3 बूथ पे कैप्चर करने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर राजू प्रताप रूडी ने निर्वाचन आयोग को शिकायत की और विधिवत उन्होंने कहा कि जो अमनौर विधानसभा है, अमनौर विधानसभा में ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन जांच कर रही है, लेकिन अभी तक वहां से स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन लोग वहां पे, कौन असामाजिक तत्व वहां पे बूथ कैप्चर करने के लिए पहुंचे थे। चलिए, तो अलग अलग सीटों पर हैं, रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार की ये जो 5 सीटें हैं, रंजन जी ये क्या आकलन कर पा रहे हैं, इनमें से मधुबनी में कैसा मुकाबला दिखा, वहाँ के वोटर्स क्या उसी तरह 2 खेमों में बटे दिखे या कोई और फैक्टर भी यहाँ काम करता हुआ नजर आया? मतदाता क्या सोचकर बूथों तक पहुंचे, क्या उनके जहन में था? देखिए, जो मधुबनी का चुनाव है तो आरजेडी आमतौर पर माई फैक्टर पर जो है वो चुनाव लड़ता है, मुस्लिम प्लस यादव, लेकिन यहाँ पर उसने एम फैक्टर पर जो है उस पर भरोसा जताया और मुझे लगता है इस प्रयास में उनके वाई फैक्टर में सेंधमारी हो गई, क्योंकि अशोक कुमार यादव कैंडिडेट थे और यादव वोटर्स का एक बड़ा चंक जो है अशोक कुमार यादव को भी मिला है। तो ये एक बड़ी बात है यहाँ पर, जिससे कि और अशोक कुमार यादव जो है वो सिटिंग एमपी हैं यहाँ से, वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। उनके जो पिताजी थे हुकुमदेव नारायण यादव यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, तो उनकी अपनी एक पकड़ इस क्षेत्र में है और ये ट्रेडिशनली उनके फैमिली की सीट रही है। अशोक कुमार यादव ने पिछली बार भी जो है लगभग 4.5 लाख वोटों की जीत जो है वो हासिल की थी। अब उसी को दोहराने की कोशिश यहाँ पर आपको जो है अशोक कुमार यादव करते हुए दिखेंगे और मुझे लगता है कि ये जो अगर आप फातमी को जो यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है, मोहम्मद अली अशरफ फातमी को, तो उसका एक काउंटर पोलराइजेशन भी होता है और उसकी वजह से बीजेपी की तरफ जो है वो वोट जो है वो गए हैं, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण जो हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, फिर यादव हैं जिसमें से कि बड़ा चंक बीजेपी को मिल गया, ओबीसी यहाँ पर 6 लाख हैं, उनका वोट किधर शिफ्ट होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, दलित 2 लाख हैं और मुसलमानों की संख्या भी बहुत अच्छी है और यही वजह है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी को यहाँ से टिकट मिला था। तो एक बड़ा चंक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अशोक कुमार यादव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि मधुबनी में बीजेपी के अशोक कुमार यादव को एज है और मुझे लगता है कि वो एक बार फिर से सांसद बन सकते हैं। अभिषेक, सीतामढ़ी सीट पर अगर बात करें तो सीतामढ़ी में कैसी फाइट दिखी और क्या वाकई यहाँ आमने सामने का मुकाबला दिख रहा है? देखिए आसिया, सीतामढ़ी की अगर बात करें तो वहां से जदयू ने विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनको टिकट दिया है और अर्जुन राय वहां से पुराने कैंडिडेट हैं, ये 2 बार से वहां चुनाव लड़ चुके हैं और वो आरजेडी कोटे से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। और सीतामढ़ी की अगर बात करें तो शुरुआत में थोड़ी सी दुविधा की स्थिति जरूर बनी हुई थी, लेकिन आज जो वहां से जो जानकारी मिल रही है या फिर जो वहां के जो वोटर का जो मिजाज है वो बहुत हद तक क्लियर हो रहा है और फिर वही एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन को लेकर के वहां पर चीजें क्लियर हो गई और जो गठबंधन जिस तरह से अपने प्रत्याशियों के साथ खड़ा है और जो तमाम जो वोट बैंक है उसके हिसाब से काम कर रहा है। और सीतामढ़ी में 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, सीतामढ़ी से और जो शिवहर है, यहाँ से एनडीए ने अपने दोनों प्रत्याशी को बदल दिया है। शुरुआत के समय में लग रहा था कि सुनील कुमार पिंटू जो वैश्य समाज से आते हैं और रमा देवी जो शिवहर से वैश्य समाज से आती हैं, इन दोनों का टिकट काट करके वहां से दोनों टिकट बदला गया है। और शुरुआत में ये मिल रहा था कि खास समाज के लोग जो है वो एनडीए के नेताओं से नाराज है या फिर कहें कि एनडीए के खाते में वो वोट देने नहीं जाएंगे, लेकिन जो वोट परसेंटेज है सीतामढ़ी को लेकर तो उसमें बहुत बदलाव नहीं है। और जो वहां के लोगों से जो बातचीत हुई सीतामढ़ी में खास करके, तो वहां के जो लोग हैं जिनकी नाराजगी की बात कही जा रही थी, उनका साफ कहना था कि हमें किसी तरह का कोई मैसेज नहीं फॉरवर्ड किया गया है कि हमें क्या कुछ करना है। तो अपने विवेक पर लोग काम किए हैं और कहीं कोई एनडीए के खिलाफ में या कहें कि अगर एनडीए का कैंडिडेट का ही टिकट काटा गया है तो इस तरह कोई विरोध में कैंपेन नहीं हुआ है या फिर कहें कि कोई इस तरह की चीजें नहीं हुई है, तो फिर जो वोटर्स हैं वो जो निकल रहे हैं तो फिर परंपरागत ढंग से जहां वोट करते आ रहे हैं वहीं पे वोट किया है। और आपको मैं बता दूं कि जदयू इस बार जो चुनाव जो 5वें चरण में 5 सीटों पर हुआ है उसमें 1 सीट पर जदयू है, वो है सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर वहां पर कई बहनों से काम कर रहे थे और
उन्होंने सुनील कुमार पिंटू के रहते में कहा था कि हम यहाँ से चुनाव, और गठबंधन में उस समय वो आ चुके थे। तो उसके बावजूद ही लगा था कि इस तरह से सीट शायद बीजेपी छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, तो लेकिन बीजेपी ने सीट छोड़ा और नीतीश कुमार ने ये सीट अपने ले लिया। और देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के सभापति और एक पुराने नेता हैं, और नीतीश कुमार के काफी करीबी नेताओं में से देवेश चंद्र ठाकुर को माना जाता है, जो सीतामढ़ी से ताल ठोके हुए हैं। और जो अर्जुन राय है वो भी मजे हुए पुराने नेता हैं, और वो भी काफी दिनों से राजनीति में है, और उनका भी एक लंबा इतिहास, एक लंबा कैरियर रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है सीतामढ़ी सीट। अगर एनडीए में जो लोग नाराजगी की बात हो रही थी, आसिया इसको समझना होगा, अगर वो लोग अगर नाराज वाकई में थे, या फिर वो लोग नहीं निकले, नहीं वोट किए, या फिर वे लोग अगर दूसरे पाले में जाकर के वोट कर देते हैं, तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। और जो अंतर है जीत का, उसमें काफी कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी तक जो रुझान कहे, या फिर जो कहे कि जो वोटर्स से बातचीत हुई, या वहां का स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, इस तरह की कोई सूचना नहीं मिल रही। लेकिन जब तक वोट का काउंटिंग नहीं हो जाता है, और 4 तारीख को जब चीजें सामने नहीं आएगी, तब तक अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि सीतामढ़ी की लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प है, और आगामी जो चुनाव का परिणाम होंगे उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी क्या कुछ रहा। लेकिन यह तय है कि जो सीतामढ़ी में जो देवेश चंद्र ठाकुर ने बीजेपी का टिकट काट करके जदयू से जो टिकट लिया, और जो नीतीश कुमार ने जब फिर टिकट लिया है, उसके बाद जो है वह मामला काफी हो। चलिए, अब गंगेश जी, ये जो नीतीश कुमार का पाला बदलना इस लोकसभा चुनाव में क्या असर डाल पाएगा वोटरों में, या असर कर डाल रहा है? देखिए, वो नाराजगी का एक दौर होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि किस मुद्दे पर ये चुनाव हो रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बहुत ज़्यादा है, और इसका जेडीयू की सीट पर असर पड़ना लाजमी है। लेकिन हम फिर एक बार आपको कहेंगे कि अल्टीमेटली इस पर डिपेंड करता है कि आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मुद्दे बड़े विभाजित हैं, मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं इस बार के चुनाव में। जितना जिन क्षेत्रों में मैं गया हूँ उसके बारे में मैं कह सकता हूँ, बिहार की तस्वीर में थोड़ा सा अंतर ज़रूर है कि उसमें कुछ परंपरागत जो सोच रखने वाले लोग हैं, जो कास्ट बेस्ड सोचने वाले लोग हैं, वो अभी भी पूरी तरह से बदल गए हैं। कोई चमत्कार हो गया है, अगर ऐसा आप किसी को लगता है तो ये एक भ्रम की स्थिति है। बिल्कुल चमत्कार नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि चीज़ें बदली हैं, कुछ परसेंटेज के हिसाब से बदली हैं। कुछ परसेंटेज से क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सत्ता परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा एंटी इनकम्बेंसी हो जिसकी लहर को कोई बाहर भी रह के महसूस कर सके। तो क्या ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिहार में काम कर रहा है? देखिए, जिस तरह से तेजस्वी कोशिश कर रहे थे और कुछ जगहों पर उनको भारी समर्थन भी मिलता हुआ दिख रहा था, उसको ट्रांसलेट करना था। क्या वो स्थिति बन पाई? और वो ट्रांसलेट तब हो पाता जब 1-to-1 का मुकाबला होता है, तो वो ट्रांसलेट तब हो पाता जब तेजस्वी के साथ पूरी टीम जुड़कर उस तरह से काम करती इंडिया गठबंधन की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। तो बहुत कम, कुछ हालांकि कुछ एक बार नेता आए गए, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कहीं पे आते हैं कांग्रेस अध्यक्ष के बतौर, तो उनका जो मास अपील है बिहार, झारखंड या यूपी में, वो शायद उतना नहीं होगा जितना कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी उनका हो सकता था, या उनके कद के कोई दूसरे नेता हो सकते थे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया गठबंधन के पास ऐसे चेहरों का अभी अभाव है। पहले निश्चित रूप से लोग थे उनके पास हिंदी बेल्ट के जो बड़े नेता थे। अब जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की ओर से प्रचार करने आए, जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो यहाँ चुनाव प्रचार करने आए। लेकिन सचिन पायलट यहाँ पर प्रचार करने आए, ऐसा हमने नहीं सुना। तो आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया, ये एक बड़ी बात होती है। क्या आपके सारे इंडिया गठबंधन की तरफ से सिर्फ तेजस्वी यादव ही यहाँ पर
पूरे प्रचार की कमान संभाले हुए नजर आए। उनका साथ मुकेश सहनी ने दिया हालांकि, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से साथ देती हुई नजर नहीं आई। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कांग्रेस साथ देते हुए नजर नहीं, हो सकता है कि कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ लोग जुड़े हुए हों, लेकिन आप मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर पर चर्चा करके ये सोचते हैं कि आप जनता को प्रभावित कर लेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा होता भी नहीं है। वो आप कनेक्ट कितना करते हैं, ये वो समय होता है जब नेता ये कोशिश करता है कि वो जनता से कितने नीचे तक जाए। प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वो ये समय होता है लोगों से कनेक्ट होने का, बजाय इसके कि हेलीकॉप्टर में चर्चा करने का। तो ये मुझे नहीं लगता है ये किस तरह की स्ट्रैटेजी उन्हें बताई गई या किस तरह से किसने बनाई। ये तेजस्वी को एक तरह से मास से कनेक्ट करने के बजाय उनको डिस्कनेक्ट करने का एक स्ट्रेटेजी बन गई। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर पूरी टीम मिलकर लड़ती तो शायद मुकाबला और दिलचस्प होता। मैं अभी ऐसा नहीं बिल्कुल कह रहा कि कोई एक पक्ष आउट हो गया और कोई एक पक्ष इन हो गया, ये हम अभी बता भी नहीं सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि लड़ाई की स्ट्रेटेजी से ये पता चलता है कि जीतेगा कौन। तो स्ट्रेटेजी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दोषपूर्ण रही है। राजीव जी, दोनों ही खेमे 40-40 सीटों पर जीत के दावे कर रहे हैं। ये जो आज 5 सीटों पर चुनाव हुए, अपनी तरफ से आप किस तरह की रेटिंग देंगे? किसके खेमे में कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है? नहीं आसिया, सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग दे दूं। चुनाव आयोग की अभी पीसी चल रही है और उसमें जो ओवरऑल जो आज की जो वोटिंग का जो परसेंटेज बताया गया है वो 55.85, यानी कि लगभग 56% जो है वोटिंग अभी तक हुई थी 6 बजे तक। और कई जगहों पर लोग जो है मतदाता जो है वो लाइन में लगे हुए थे, यानी कि और कल जो है सुबह 6 बजे तक इसका एग्जैक्ट फिगर आएगा, यानी कि 2019 राजीव जी, गंगेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद आपके पास भी वही ब्रेकिंग है जो राजीव जी बता रहे हैं। नहीं, मैं किसी ब्रेकिंग पर नहीं गया हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चूंकि चुनाव चल रहा है तो सीटों का कोई आकलन हम नहीं करेंगे कि कौन किसके पक्ष में कितनी सीटें जा रही हैं, और इस पर किसी तरह का आकलन करना इस वक्त सही नहीं है। वो चाहे इसके राजीव करें या मैं करूं, लेकिन ये चुनाव का समय है। हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि मुकाबले कांटे के हैं, कांटे का है या नहीं है। तो अभी 40 में क्या सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो आपने राजीव से, इसके राजीव से सवाल पूछा था, मैं उनकी तरफ से जवाब दे रहा हूँ कि ये समय सही नहीं है इसके बारे में बात करने का। हाँ, मतदान किस तरह का हुआ उस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज है राजीव जी के पास इस वक्त 6 बजे तक कितना रहा मतदान का प्रतिशत? आप फिर से बता दें दर्शकों को कि क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, कितना प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले बढ़ता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए आसिया, 55.85 यानी कि लगभग 56% के करीब जो है वो शाम 6 बजे तक मतदान की जो रिपोर्ट है वो अभी सामने आई है। और इसके अलावा जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है उसमें यह साफ कहा गया है कि 2019 में जो है वो 59.08 था और इस बार 57.55 यानी कि 6 बजे शाम तक 58% के करीब वोटिंग हो चुकी है। तो ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है आसिया, क्योंकि अगर आप 4 फेज की बात करेंगे तो उसमें 2 से 3% मतदान जो है वो कम हुआ था। एग्जैक्ट फिगर जो है वो सुबह 6 बजे तक आता है, आपको भी पता है, क्योंकि कई जगहों पर लोग मतदान केंद्र में लगे हुए हैं और चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्देश जारी किया गया उसके मुताबिक जो लोग कैंपस के भीतर हैं या फिर लाइन में लगे हुए हैं उनको वोटिंग कराना अनिवार्य है। यानी कि इस बार बिहार 5 फेज में पहली बार 2019 के आंकड़ों को छूता हुआ दिख रहा है। तो लगातार जो चुनाव आयोग की तरफ से यह एक दिशा निर्देश जारी किया गया था, एक कोशिश की जा रही थी कि पहले मतदान फिर जलपान, उसमें चुनाव आयोग जो है वो कामयाब होता दिख रहा है। मैं ये बता रहा था ब्रेकिंग। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जैसा मैं सुबह से लगातार लाइव में मैं कह रहा हूँ कि आज मौसम जो है वो काफी मेहरबान था आज के मतदान को लेकर के, और चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, हाजीपुर हो, छपरा हो, सीतामढ़ी हो या फिर मधुबनी हो। मुजफ्फरपुर में तो आप देख रही होंगी आज कि वहां पर हम लोग बारिश में भीग करके वहां से लाइव कर रहे थे। तो इसका जो है एक बड़ा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि बिहार में गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा थी, लगभग 44 डिग्री टेम्परेचर थी, ह्यूमिडिटी जो है वो 48-49 के करीब थी। और यही वजह है पिछले 4 चुनाव में जो मतदाता है वो घरों से नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन आज जैसे ही आज मौसम सुहावना हुआ, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया और निश्चित तौर पर यह
शुभ संकेत है। लोकतंत्र में अगर आसिया मतदाता अपने घरों से निकलते हैं, क्योंकि आपको यह पता है कि हमारा एक वोट जो है वो प्रधानमंत्री बनाता है, हमारा एक वोट जो है वो सांसद बनाता है, विधायक बनाता है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए यह एक शुभ संकेत है। हालांकि बिहार के विषय में यह कहा जाता है कि बिहार में जो है वो लोकतंत्र की जननी है वैशाली, लेकिन वोटिंग परसेंटेज यहाँ सबसे हमेशा से कम रहा है। लेकिन आज जो वोटिंग परसेंटेज अभी चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है वो निश्चित तौर पर काफी दिलचस्प है और ये सुकून देने वाली खबर है कि यहाँ पर चाहे वो मीडिया हो, हम आप भी लगातार सुबह से बैस्कूप भी लोगों से अपील कर रहा था कि आप अपने घरों से निकलिए और मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपना वोट निश्चित तौर पर गिराइए, तो वो अपील जो है वो असर करता दिख रहा है। दूसरी एक बड़ी खबर आसिया यह आ रही है कि छपरा के रिविलगंज प्रखंड के तेंगा टोला स्थित मतदान केंद्र संख्या 82, 83, 84, 85 और 86 पर उपद्रवियों के द्वारा पुलिस टीम पर ईंट पत्थरों से हमला किया गया है। तो ये पिछले 5 टर्म के चुनाव में ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है, क्योंकि छपरा सीट पर लगातार हम लोग संवाद कर रहे हैं। हालांकि गंगेश जी वहां से क्या बोल रहे हैं मैं यहाँ सुन नहीं पा रहा हूँ, ऑडियो प्रॉब्लम है, लेकिन छपरा सीट जो है वो आज के 5 जो लोकसभा की जो चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि वहां पर वहां पर रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां पर सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि जब नॉमिनेशन हुआ था 10 तारीख को, उसके 20 दिन पहले से लालू प्रसाद यादव जो है वो छपरा में कैंप कर रहे थे। तो छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर 5 मतदान केंद्रों पर जो है वो ईंट पत्थर लेकर के पुलिस बल पर हमला किया गया है। इसके पहले हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे कि वहां पर राजीव प्रताप रूडी ने कुछ मतदान केंद्रों पर आरोप लगाया कि वहां पर जो है वो बूथ को लूटने की कोशिश की गई और चुनाव आयोग जो है वो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि देखिए छपरा पर जो है वो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की नजर है और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की जो अगला राजनीतिक भविष्य होगा वो छपरा पर टिका हुआ है। क्योंकि अगर छपरा सीट वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि तेजस्वी यादव का एक्सेप्टेंस छपरा के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। और अगर वहां पर रोहिणी आचार्य अगर चुनाव हारती है तो लालू प्रसाद यादव चुनाव हारते हैं, तेजस्वी यादव चुनाव हारते हैं और यह माना जाएगा कि छपरा की जनता ने अंततः तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट नहीं किया है, लालू यादव को एक्सेप्ट नहीं किया है।